बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 24 का आज लास्ट लेक्चर करेंगे। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन चैप्टर नंबर 24 का ये लास्ट होगा। इसके बाद फिर ऑनवर्ड बाकी सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। जी तो लास्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें है एफिशिएंसीज ऑफ रियल इंजन्स। अभी तक हमने जितना किया था वो ये था कि एंट्रोपी चेंजेस एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स थी, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। फिर हमने जो कार्नोट हीट इंजन किया था, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था। ये सारे चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था वो ये था कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उसकी हमने कैलकुलेट की थी कि वो हमारे पास क्या है 1 - TL/TH। तो अब हमने ये देखना है कि रियल इंजन्स की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आती है, क्या वो इस कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। सो वहाँ पे एक सपोजिशन करते हैं, एक क्लेम कर लेता है जो इन्वेंटर है कि वो क्लेम क्या करता है कि हमारे पास एक्स कोई हीट इंजन है, एनी हीट इंजन, रियल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी वो सपोज कर लेता है, क्लेम करता है कि हमारे पास उसकी एफिशिएंसी जो ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। अगर ये देखते हैं कि आया ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर किस चीज़ की वायलेशन हो रही है हमारे पास। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि एक कम्बिनेशन लिया है हमारे पास एक्स इंजन का और कार्नोट रेफ्रिजरेटर का। जी ये आपकी बुक पे भी बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है कि हमने हाई टेम्परेचर रेजरवायर लिया है, लो टेम्परेचर रेजरवायर लिया है। हमारे पास एक्स इंजन है, हीट इंजन है, विच टेक्स द हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर एंड रिजेक्टेड सम पार्ट टूवर्ड द लो टेम्परेचर एंड डूइंग वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। अब यही जो वर्क डन है वो इस कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो उसको ड्राइव करने के लिए यूज हो जाता है। वी टेक्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर टू द सिस्टम एंड पंप टू द हाई टेम्परेचर रेजरवायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास ये वर्क डन जो है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि ये एक कम्बिनेशन जो है वो सिंगल डिवाइस है। जैसे हमने ये कह लें कि किया था इक्वलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट में, कि हमारे पास ये वाला जो वर्क डन है जो कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है वो एक्सटर्नली नहीं हो रहा, यानी वो इन्वायरमेंट के नहीं हो रहा, वो इसी डिवाइस के अंदर इंटरनल फंक्शन है, वही उसको ड्राइव कर रहा है और हीट को लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ पंप करता है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि जब हमने ये सपोज कर लिया, क्लेम कर दिया कि EX यानी एक्स हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास फिर ये क्या आएगा, बाय डेफिनेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट, यानी हम इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रही है। एक्स हीट इंजन में हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, और फिर क्या होता है उसके रिजल्ट में क्या है, कुछ वर्क डन होता है। इसी तरह से हमारे पास ये कौन सी हीट होगी, इनपुट होगी, ये हमारे पास इसकी होगी कार्नोट रेफ्रिजरेटर की इनपुट, यानी इनपुट कौन सी है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और ये आपके पास क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे आप कहेंगे ये तो लो टेम्परेचर से हाई की तरफ है, तो यहाँ पे लोअर, ऐसा नहीं है। बाय डेफिनेशन हमने हीट इंजन्स दो लिए, ठीक है, 2 हीट इंजन्स लिए, एक वो हमने एक्स कह दिया, उसको कहा है कि वो रियल है, दूसरे को कह दिया कार्नोट। तो दोनों में डेफिनेशन यही होगी, आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। इसमें ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। साथ सबस्क्रिप्ट में जो एक्स और सी है ये जस्ट एक्स हीट इंजन को और कार्नोट हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे पास फिर क्या होगा, अगर ऐसा है तो हमारे पास, हमने ये कहा कि कार्नोट की एफिशिएंसी जो है लेस है। अगर ये लेस है तो लेस कब होगी, अगर ये वाली क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये वाली क्वांटिटी अगर ग्रेटर है, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर फॉर कार्नोट साइकिल, अगर वो ग्रेटर है देन द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर बाय द इंजन
एक्स हीट इंजन। तो अब ये देखते हैं, अगर ऐसा है यानी ये वाली जो उसको डिलीवर हो रही है हाई टेम्परेचर रेजरवायर को, वो कार्नोट के हीट इंजन के थ्रू वो ग्रेटर है किससे, एक्स हीट इंजन से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को 1 बाय 1 इस सिस्टम पे भी और इस सिस्टम पे भी अप्लाई करेंगे। होगा क्या कि इस सिस्टम पे अप्लाई करते हो और इस सिस्टम में, क्योंकि हमने अभी बात की थी, हमने अभी कह दिया था कि एक्सटर्नली वर्क डन नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के स्ट्रोक्स को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जो वर्क डन इस हीट इंजन का है उतना ही वर्क डन चाहिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर को लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट को हाई टेम्परेचर रेजरवायर तक लेके जाने के लिए। तो इसका मतलब है कि दोनों का जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर वर्क डन इक्वल होगा तो तब ये हम कह सकते हैं दैट इज दिस वर्क डन इज इंटरनल फंक्शन ऑफ दैट डिवाइस, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर क्या करेंगे कि क्या मैंने अभी आपको बताया कि अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेपरेटली टू द वर्किंग सब्सटेंसेस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड आल्सो दैट ऑफ इंजन एक्स, बिकॉज WX इज इक्वल टू WC, क्योंकि वही वाली बात कि ये दोनों के वर्क डन का सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है एक्सटर्नली वर्क डन हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि हमने कैसे इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया है। जी, ये ले हमारे पास वर्क डन क्या है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर फॉर कार्नोट साइकिल माइनस हाई लो टेम्परेचर रेजरवायर फॉर कार्नोट साइकिल, ये वर्क डन किसका आ गया है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, एक्स हीट इंजन के। उसमें भी हाई टेम्परेचर रेजरवायर की हीट में से जितनी वो सिंक को रिजेक्ट कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि नेट हीट डिलीवर, ये कह लें कि वो जो है फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर और जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर की हीट को सेपरेट कर लेंगे और लो टेम्परेचर रेजरवायर की हीट को सेपरेट कर लेंगे। अगर ऐसा है तो ये देखें कि दैट हीट फॉर कार्नोट साइकिल फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और इसको इस हाई टेम्परेचर रेजरवायर की हीट से माइनस कर देंगे, दिस वन। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, LX लो टेम्परेचर रेजरवायर की हीट फॉर इंजन हीट इंजन एक्स के लिए है, तो ये माइनस साइन है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये आके माइनस हो गया, ये माइनस है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखें कि हाई टेम्परेचर वायर से एक्स इंजन की हीट माइनस हो रही है, यहाँ पे भी लो टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर रेजरवायर फॉर हीट इंजन एक्स की हीट माइनस हो रही है। इसका मतलब है क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, कार्नोट वाली। ये यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर के लिए भी और लो टेम्परेचर रेजरवायर के लिए भी कार्नोट की क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये कभी भी नहीं हुआ कि वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करे। अगर ऐसा है तो उसको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं ये क्वांटिटी क्यू है इन इक्वेशन 3 मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी ये ग्रेटर है इसमें से हीट इंजन एक्स की, जो उसने लो टेम्परेचर रेजरवायर को हीट ये कह ले कि डिलीवर किए, उसको माइनस कर देंगे। इस तरह कार्नोट में को हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे जितनी हीट पंप हुई है उसमें से एक्स की जो उसने हाई टेम्परेचर रेजरवायर से एक्सट्रैक्ट किया उसको माइनस कर देंगे। तो क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी का क्या मतलब है कि अगर हम इक्वेशन ये वाली जो है इक्वेशन 3 का कंपैरिजन करते हैं फिगर के साथ, किसके साथ, फिगर के साथ जो अभी हमने डिस्कस की थी, तो यही कह रहा है कि हमारे पास ये जो फिगर है ये शो करती है कि हमारे पास ये वाला जो वर्क डन है ये इस डिवाइस का इंटरनल फंक्शन है, एक्सटर्नली कोई वर्क डन नहीं हो रहा। यानी हमारे पास हीट इंजन एक्स और कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है वो
प्लस जो है वो टोटल हमारा सिस्टम है, ये नहीं कि ये सेपरेट सेपरेट है, और ये दोनों हमारा एक सिंगल सिस्टम है। और सिंगल सिस्टम में अगर ऐसा है, अगर ये इंटरनल फंक्शन है, तो ये तो बिहेव करेगा लाइक ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर विच टेक्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू द सिस्टम एंड सिस्टम पंप द हीट टूवर्ड द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बन जाता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर तो बनाना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3 विद फिगर अबव, यही जो मैंने अभी डिस्कस की, शोज दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, दस द कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। अगर ऐसा है तो वो तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बन जाता है, हुज एग्जिस्टेंस इज ए वायोलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी तो हमारे पास यही कहता है ना कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत है, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। सो हम क्या करेंगे, वी कंक्लूड दैट क्लेम मेड इन इक्वेशन 1 कैन नॉट बी करेक्ट। इसका मतलब है अगर ऐसा है तो फिर हमने ये जो इक्वेशन 1 में क्लेम किया था कि ई एक्स इज ग्रेटर देन ई सी, यानी एफिशिएंसी ऑफ एनी रियल हीट इंजन एक्स इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, तो ये हमारा रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, किसी भी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो हम कह सकते हैं कि नो रियल इंजन कैन हैव एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास कार्नोट हीट इंजन तो एक स्टैंडर्ड था, उसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा किसी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये हम इस डेफिनेशन से भी हमें पता चलता है, 1 माइनस TL ओवर TS से, कि रियल इंजन्स आर रिवर्सिबल, देयर एफिशिएंसीज विल ऑलवेज बी लेस देन द लिमिट सेट बाय दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी रियल इंजन्स हैं उनके सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हैं, इरिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल है तो आपको पता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट डेसिपेशन होगी, किसी तरह से फ्रिक्शन के थ्रू हो, टर्बुलेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। यानी ये नहीं होगा कि जितनी इनपुट दी वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि रियल इंजन्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, आर इरिवर्सिबल है, और देयर एफिशिएंसीज विल ऑलवेज बी लेस देन द लिमिट सेट बाय द इक्वेशन 1 माइनस TL। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हाई टेम्परेचर ये है, लो टेम्परेचर ये है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट सेड हीट इंजन, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस ये जो हमने रियल हीट इंजन्स की एफिशिएंसीज जो है वो डिस्कस की, इसको हम कार्नोट थ्योरम भी कहते हैं। क्या इसको हम क्या कहते हैं, कार्नोट थ्योरम भी कहते हैं। और कार्नोट थ्योरम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैसे लिंक करता है उसको हम देखेंगे। कि ये क्वेश्चन बन के भी ऐसे आ सकता है कि टू शो दैट वॉयलेटिंग कार्नोट थ्योरम इज आल्सो ए वॉयलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब है कि अगर कार्नोट थ्योरम जो है उसकी वॉयलेशन होती है तो इसका मतलब वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वॉयलेशन है। किस तरह से, कि हमने कहा था कि कार्नोट थ्योरम क्या है। कार्नोट थ्योरम वही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए, कि EX इज ग्रेटर देन EC। The efficiency of any heat engine operating between two specified temperatures can never exceed the efficiency of a Carnot engine operating between the same two temperatures। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कभी भी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी हमने वो जो क्लेम किया था और हमने बाद में देखा कि हमारा वो क्लेम जो था वो हमारा करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब है वो वॉयलेशन कर रहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट से। वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट क्या थी कि हम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर तो बना ही नहीं सकते, लेकिन उस क्लेम से ये शो हो रहा था कि वो
एक्ट कर रहा था, बिहेव कर रहा था लाइक ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा वो क्लेम जो था वो गलत था। कभी भी किसी भी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो आपके पास कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से आ सकता है, कार्नोट थ्योरम एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एफिशिएंसीज ऑफ रियल हीट इंजन्स। तो आप इसको भी किस तरह से डिस्कस करोगे, आप इसी तरह से आप इसको क्लेम करोगे कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास किसी भी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास जो है EX जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन EC है। फिर हमने इस कम्बिनेशन के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये तो बिहेव कर रहा है लाइक अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, और ये तो वॉयलेशन है हमारे पास सेकंड लॉ के साथ, क्योंकि सेकंड लॉ तो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो क्लेम था हमारा, ये हमारे पास ये क्लेम जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलवेज EX जो है होगा वो लेस देन EC होगा, यानी ग्रेटर देन नहीं होगा। यानी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसीज ऑलवेज क्या होंगी, लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। सो इसको हम यहीं वाइंड अप करेंगे। इसका इतना ही हमने करना था। ये छोटा सा आर्टिकल था जो हमने चैप्टर 24 का किया था कि रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है कभी भी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, लेस होती है। क्यों लेस होती है? बिकॉज रियल हीट इंजन आर इरिवर्सिबल, देयर एफिशिएंसीज विल ऑलवेज लेस देन द लिमिट सेट बाय द कार्नोट हीट इंजन एफिशिएंसी। अच्छा, इसके साथ ही हमने थोड़ा सा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट था। अभी तक जितना चैप्टर में हमने किया था वो ये था कि चेंज इन एंट्रोपी। तो आज इसके साथ ही इस चैप्टर को वाइंड अप करते करते ये भी देख लेते हैं व्हाट इज द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, यानी एंट्रोपी कहते किसको हैं, वो किसके इक्वल होती है, उसके यूनिट्स क्या हैं। ये छोटा सा आर्टिकल है, ये कर लेंगे, फिर इसको चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। जी, ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, दैट इज थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दैट changes in a reversible process by an amount equal to the heat absorbed or emitted divided by the thermodynamic temperature। यानी हमारे पास ये क्या है, ये वाली कहता है कि ये एक थर्मोडायनामिक एंट्रोपी क्या है, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो चेंज होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में। और वो कैसे चेंज होती है, या तो उसमें हीट ऐड हो रही होती है या उसमें से लीव कर रही होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे। यानी हीट एडेड ऑब्जॉर्व को अगर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो वो एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी बनती है जिसको जो चेंज होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। और इसको सिंबल ऐसे हम डिनोट करते हैं, और इसको हम जौल्स पर केल्विन में मेजर करते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी है तो एनर्जी क्या होगी, जौल्स में होगी, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। ये तो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी किसकी, एंट्रोपी की। क्योंकि अभी तक हमने चेंज इन एंट्रोपी किया था, तो मैंने आपको कहा था कि हम एंट्रोपी की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट में करेंगे। अच्छा, उसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है कि ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए क्लोज सिस्टम एक्सप्रेस्ड बाय ए फार्मूला। इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है हमारे पास ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर है। क्या है, यानी डिसऑर्डर की मेजरमेंट है, किसी क्लोज सिस्टम के डिसऑर्डर की मेजरमेंट क्या है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंट्रोपी। उसको हम ये फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, बस सिंपल फार्मूले को याद रखना है कि S इज इक्वल टू के लॉग P प्लस C। के क्या है यहाँ पे, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। P क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट। यानी वो मतलब आप ये कह लें कि अगर एक बॉक्स में एक रो वाइट बॉल्स की है, दूसरी रेड की है, फिर एक वाइट की है, फिर रेड की है, तो वो ऑर्डर में है। जैसे आप उसको शेक करते जाते हो उसका क्या होता जाता है, डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। जैसे डिसऑर्डर बढ़ता जाता है उसके चांसेस भी बढ़ते जाते हैं कि वो उसकी कितने % चांस है कि वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाए।
तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अनदर डेफिनेशन है किसकी, ये एंट्रोपी की, कि मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए क्लोज सिस्टम, और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, के लॉग ऑफ पी प्लस सी के साथ। तो यहाँ पे एस क्या है, एंट्रोपी है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है दैट ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट, कि किसी भी सिस्टम की कोई खास स्टेट एग्जिस्ट करती है, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कह लें कि एक और वे से भी उसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज ऑफन थॉट ऑफ एज द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम। यानी वही वाली बात जो मैंने इधर डिटेल में बताई कि एंट्रोपी की अमाउंट का मतलब ये है कि उस सिस्टम में डिसऑर्डर की अमाउंट कितनी है। तो ये हमारे पास क्या था, एंट्रोपी की सिंपल डेफिनेशन। एंट्रोपी की डेफिनेशन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, दूसरी डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल वे से, और स्टैटिस्टिकल वे से क्या है, दैट इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए क्लोज सिस्टम। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी ये भी है कि हमारे पास अनअवेलेबल वर्क एनर्जी जो है वर्क डन के लिए वो क्या है, यानी किस तरह से मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज अनअवेलेबल टू डू वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसको भी हम एंट्रोपी कहते हैं। और ये क्या बात हुई, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से कोट करते हैं कि हमारे पास हम किस तरह कह सकते हैं कि अनअवेलेबल जो एनर्जी है, अनअवेलेबल एनर्जी वर्क डन के लिए, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। उसकी एग्जांपल एक कोट करेंगे। हम क्या करते हैं, वी कंसिडर टू हीट रेजर्वायर्स। हीट रेजर्वायर्स इस तरह से कि वन रेजर्वायर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको हम कंसिडर कर लेते हैं लो टेम्परेचर रेजर्वायर। दूसरा हमारे पास क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हम कह लेते हैं दैट इज अ हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। जब दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जैसे हॉट ब्लॉक को कोल्ड ब्लॉक के साथ लाएं, दोनों को क्या करते हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो क्या होगा हमारे, तो ये बिहेव करे लाइक ए हीट इंजन, और एनर्जी इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, और वर्क के लिए क्या होगी, एनर्जी वहां पे अवेलेबल होगी। आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड एंड सिस्टम विल बी एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा कि हीट यहाँ से हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से लो टेम्परेचर रेजर्वायर की तरफ फ्लो करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। अब कोई और वे से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, यानी सिस्टम के पास अब हीट तो है, यानी सिस्टम हैज हीट एनर्जी बट अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, यानी वो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज नो बिकम्स सिंगल रेजर्वायर एंड नो मोर इज हीट इंजन। यानी अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हेन सिस्टम रीच इट्स इंटरमीडिएट टेम्परेचर 150 डिग्री, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इसका भी 150 डिग्री, इसका 150, तो एक सिंगल रेजर्वायर बन जाएगा। तो सिंगल रेजर्वायर का से तो कोई भी हीट तो होगी वहां पे, लेकिन वो वहां पे वो हीट जो है, उसकी जो एनर्जी है वो वर्क डन के लिए यूज नहीं होगी, यानी उससे आप आउटपुट कोई नहीं ले सकते। तो ये भी एन अदर वे था एंट्रोपी की डेफिनेशन का। यानी एक तो उसका ये हो गया कि वो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, स्टैटिस्टिकल वे से उसका हो गया कि मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, और थर्ड कॉन्सेप्ट से ये हो गया कि ये आपके पास क्या है, अनअवेलेबल टू डू वर्क की जो एनर्जी है उसकी मेजरमेंट भी आपके पास क्या है, एंट्रोपी है। अच्छा, आगे थोड़ा छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी और डिसऑर्डर का आपस में क्या लिंक है। ये लीजिए, एंट्रोपी और डिसऑर्डर का आपके पास क्या लिंक है। अच्छा, एंट्रोपी ये है कि अगर एट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 पे एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस आर स्टेशनरी, उसमें होता है क्या, दे फॉर्म ए वेल ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी जब उनके पास बिल्कुल टेम्परेचर डाउन होता है, हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पे होता है, व्हेन एनर्जी फ्लोज इनटू ए बॉडी इट्स एटम वाइब्रेट, दे बिकम ए लेस वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। यानी होता क्या है कि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी ऐड करते हो, यानी एनर्जी एंटरिंग ए बॉडी इंक्रीजेज द ऑर्डर, एनर्जी लीविंग अ बॉडी डिक्रीजेज द डिसऑर्डर,
यानी अगर किसी सिस्टम में एनर्जी ऐड करते हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। अगर वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसका क्या होगा, डिसऑर्डर कम हो जाएगा, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंट्रोपी और डिसऑर्डर जो है वो आपस में इंटर लिंक है। किस तरह से, उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल कोट की हुई है कि हमारे पास 2 बॉडी है, एक हॉट बॉडी है और उसका टेम्परेचर क्या है, T1 है जी। हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, और कोल्ड बॉडी उसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। दोनों को थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए, तो हीट ट्रांसफर होगी बहुत मामूली सी, क्योंकि फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, अगर थोड़ा सा टाइम दे तब तो वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या किया, फॉर ए शॉर्ट टाइम। फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन हॉट बॉडी इन कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। होगा क्या कि जब बॉडी हॉट होता है, एटम्स इन ए वेरी डिसऑर्डर स्टेट, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी हॉट होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होती है और उसका वो वेरी डिसऑर्डर स्टेट में होते हैं। उसके मुकाबले में जो कोल्ड बॉडी है उसके एटम्स रिलेटिवली वेल ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी फाइंड आउट करें हॉट बॉडी की और एंट्रोपी फाइंड आउट करें कोल्ड बॉडी की, तो